इजराइल और फिलिस्तीन को 90 दिन से ज्यादा बीतने के बाद इजराइल जंग हार चुका है। जिस तरह से ये खबरें सामने आई, आपने देखा कि हमने कल बताया आपको कि किस तरह से एक मीटिंग के दरमियान हाथापाई तक की नौबत आ गई और आखिर के 5 मिनट बड़े भयावह थे। इसी दरमियान यह खबर भी सामने आई है कि 1 लाख से ज्यादा फौजी ऐसे हैं जिन्होंने फिलिस्तीन में जंग लड़ने से इनकार कर दिया है। जी हां, यह एक बड़ी खबर है जो कहीं ना कहीं यह दर्शाती है कि किस तरह से मुजाहिदीन के सामने इजराइल के पैर उखड़ गए हैं, किस तरह से वो भाग खड़ा हुआ है। 1 लाख फौजी बहुत होती है, 1 लाख फौज जो है वो अब जो है वो जंग में हिस्सा लेने से इनकार कर रही है, मना कर रही है। परसों जिस तरह की खबरें आई थी थर्सडे की रात को कि एक बैठक हुई थी, एक मीटिंग हुई थी जिसमें डिफेंस मिनिस्टर भी थे, नेतन्याहू भी थे, उसके अलावा कई मंत्री इस बैठक में शामिल थे, जिसमें कहीं ना कहीं डिफेंस मंत्रालय को लेकर के और फौज को लेकर के नेतन्याहू के साथ साथ दूसरे मंत्रियों ने भी सवाल खड़ा किया था कि किस तरह से 7 अक्टूबर को जो हमला हुआ था वो कैसे हुआ, कहां पर चूक हुई, जिसको लेकर के मंत्रियों के एक समूह ने एक ग्रुप बनाया है कि उसको जांच की जाए। और उसके बाद जो वहां पर डिफेंस मिनिस्टर थे वो भी तेज आवाज में बात करने लगे और तू मैं दोनों के दरमियान होती हुई नजर आई। और उसके बाद ये खबर आई है, उसके एक दिन बाद ये खबर आई है कि 1 लाख फौजियों ने भाग लेने से जंग में इनकार कर दिया है। आपको इसके साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि पूरी दुनिया से लोगों को पैसे दे करके वहां पर बुलाया जा रहा है और ये कोशिश की जा रही है कि दूसरे मुल्कों के लोग आकर के पैसों के लालच में अपनी जान गंवाने के लिए गजा में जाएं। आपने देखा था, मैंने साउथ अफ्रीका की भी आपको एक खबर सुनाई थी कि किस तरह से साउथ अफ्रीका सरकार ने यह कहा है कि अगर हमारा कोई भी नागरिक जंग में शामिल होता है इजराइल की तरफ से, अगर वो जंग लड़ता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और उसके लिए बाकायदा उन्होंने सर्कुलर जारी कर अपने शहरियों को, अपने नागरिकों को जो है बताने की कोशिश की थी, उनको बताया था, उनको वार्निंग दी गई थी। और उसके बाद कई और कंट्रियों से इस तरह की, कई और देशों से इस तरह की खबर आई। कुछ ये भी खबर सामने आ रही है कि भारत के भी काफी संख्या में लोग हैं जो वहां पर लड़ाई लड़ रहे हैं फौज में शामिल होकर के। इसके अलावा भारत से बड़ी संख्या में लेबर को बुलाने की बात भी उत्तर प्रदेश और हरियाणा से सामने आई कि यहां पर सरकारी एजेंसियां कुछ भर्ती कर रही हैं और बड़ा मोटा पैसा देने का लालच मजदूरों को दिया जा रहा है। इसके साथ ही एक और जो बड़ी खबर सामने आई है वो ये है कि नेतन्याहू देश छोड़ करके भागने की फिराक में हैं। जिस तरह से हम आपको लगातार 90 दिन से दिखा रहे हैं कि नेतन्याहू का पहले ही दिन से सबसे पहले यह विरोध शुरू हुआ कि आखिर इतना बड़ा हमला कैसे हुआ। आप आयरन डोम की बात करते हैं, आप ये बात करते हैं कि दुनिया में सबसे शानदार हमारे पास खुफिया एजेंसी है, हमारे पास सबसे शानदार दुनिया की खुफिया इक्विपमेंट है, जिसकी बुनियाद पर आप पूरी दुनिया में अपने तूती बुलवाते थे और पूरी दुनिया आपसे इस तरह के इक्विपमेंट खरीदती थी जिससे आपको $मिलियन का फायदा हो रहा था। लेकिन अब ये तमाम आपका इक्विपमेंट अब नाकारा साबित हो गया है और पूरी दुनिया में किसी ने भी अब आपके इन हथियारों पर, इन खुफिया तंत्रों पर यकीन करने से इनकार करते हुए अब आपसे कोई भी असलहा बारूद लेने से इनकार कर दिया है। इक्विपमेंट, खुफिया जो तंत्र है वो लेने से आपसे इनकार करते हैं। कि इन तमाम चीज़ों को लेकर खुद जो है वो यहूदियों के जरिए लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है। नेतन्याहू पहले ही करप्शन के चार्जेस में फंसा हुआ है और कोर्ट के, लोअर कोर्ट के जरिए और हाई कोर्ट के जरिए भी उनके खिलाफ फैसले कुछ हालिया दिनों में ही सामने आए हैं इस जंग के बाद ही। तो ऐसे में जब शुरू में आपने देखा था नेतन्याहू के बेटे के बहुत सारे वीडियो सामने आए थे कि किस तरह से वो देश के बाहर छुट्टियां मना रहा है और वहां पर अय्याशी करता हुआ समंदर के किनारे नजर आया है, वो वापस देश नहीं आया। और अब नेतन्याहू के भागने की खबरें भी सामने आ रही हैं क्योंकि नेतन्याहू अगर यहां पर रहता है, इलेक्शन करीब हैं, इलेक्शन की बात की जा रही है, मांग की जा रही है और जल्द इलेक्शन कराए जाने का भी सवाल खड़ा हो गया है और लोग सड़कों पर उतर करके इस तरह की डिमांड कर रहे हैं। तो ऐसे में जब वहां की आम जनता ही अब नेतन्याहू के इस काम के खिलाफ, इस आतंक के खिलाफ खड़े हुए हैं तो अगली बार इलेक्शन में कैसे जीत पाएगा। नहीं जीता तो फिर जेल जाना तय है। करप्शन के चार्जेस पहले से ही चल रहे हैं, उसके अलावा जंगी जराइम के चार्जेस, तो इसलिए अब वो कोई सेफ रास्ता तलाश कर रहा है। जहां तक सवाल है इसके सहयोगी देशों का, उनमें से एक एक कर साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। खुद अमेरिका में ही अब इलेक्शन क्योंकि ऐलान होने वाला है, इसी साल इलेक्शन है, तो सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि क्या जो बाइडन
अब जो है वो इलेक्शन लड़ पाएंगे, या कांग्रेस किसी और उनके मुतबादिल किसी को तलाश करेगी, या फिर दूसरी पार्टी से चुन करके वहाँ पर जो है वो राष्ट्रपति बनेगा। ये तमाम सवालात के दरमियान कहीं ना कहीं पूरी दुनिया का जो है नक्शा वो बदलता हुआ नज़र आ रहा है। इसके साथ ही एक चीज़ और बताना चाहूँगा, बावसूख ज़राए से ये चीज़ें सामने आई हैं, खुद इजरायली मीडिया के ज़रिए ये चीज़ें सामने आई हैं कि 20,000 से ज़्यादा इजरायली सैनिक घायल हैं, जिसमें बहुत सारे सैनिक ऐसे हैं जो पूरी तरह से माजूर हो गए हैं, जिनके हाथ पैर पूरी तरह से काम करना बंद कर दिए हैं। इस तरह की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं और ख़ुद इजराइल की हेरबो वेबसाइट जो है उसने इस चीज़ का खुलासा किया है कि 7 अक्टूबर 2023 से लेकर अभी तक जो है तकरीबन 20,000 IDF सैनिक जो है वो विकलांग हो चुके हैं। बड़ा सवाल है कि ऐसे में, और सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि तकरीबन हर आधे घंटे के अंदर एक डेड बॉडी कब्रिस्तान में पहुंच रही है इजराइल के, और जब हमला किया जाता है हमास के ज़रिए टैंकों पर, लोगों को निशाना बनाया जाता है, तो उसके बाद अचानक हेलीकॉप्टर के ज़रिए उनको जो है अस्पताल पहुंचाने का दर्जनों वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आ रहे हैं। इजराइल के युद्ध मंत्रालय ने पिछले ऑपरेशन और युद्धों के रुझानों का अध्ययन करने के लिए एक बाहरी कंपनी को काम पर रखा है, ताकि 2024 में पुनर्वास विभाग में इजरायली सेना द्वारा विकलांग के रूप में स्वीकार किए जाने वाले सैनिकों की संख्या का अनुमान लगाया जा सके। उम्मीदें आश्चर्यजनक हैं, क्योंकि 12,500 सैनिकों को विकलांग के रूप में मान्यता दिए जाने की उम्मीद है, जो एक बहुत ही रूढ़िवादी और सतर्क अनुमान है। अंदाज़ा है कि अनुरोधों की संख्या 20,000 तक पहुँच जाएगी, तो बड़ा मामला है। और उसके अलावा जो लोग बेघर हुए हैं लाखों की तादाद में, वो अलग है। जो पूरा बॉर्डर से जुड़ा हुआ इलाका है यमन के, वो उसमें लाखों लोग, 2.5 लाख से भी ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो खैमों में, टेंटों में रहने पर मजबूर हैं। उनकी हालत बहुत निंदनीय है।